कमेटी बैठ के तय करेगी। अभी कुछ नहीं, कुछ फैसला नहीं हुआ, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया पहले आंकड़े इकट्ठे करो। वाल्मीकि जाति का एक मंत्री नहीं बना आज तक केंद्र में देश आजाद होने के बाद। व्यवहार समाज का नहीं बदल रहा। आप 2000 साल तक रखोगे और आप हमें 2000 साल तक तो वंचित रखोगे। आपकी ये आर्ग्यूमेंट है क्या? आप हमें वंचित रखोगे? देखिए ये व्यवहार तो कभी कभार मेरे साथ तो मेरे ही आदमियों ने किया है, मेरी जाति ने किया है। सफाई कर्मचारी को कौन अपने घर में बिठा लेगा? खंजर जाति का तो कोई पूछता भी नहीं, उसे तो घर के बगल से भी नहीं निकलने देते। मूसाहार जाति है जो वो खेतों से चूहे निकाल कर खाती है, उन जातियों को कौन बिठाता है अपने पास? वही मानसिकता हमारी दलित समाज में भी आ गई। मैंने आर्थिक वाली बात नहीं कही, मैंने आर्थिक नहीं की। ये तो छुआछूत के आधार पर आर्थिक कहाँ से आ गया? इसमें करें जो मैंने कही नहीं, आप वो मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? अभी आर्थिक की तो बात ही नहीं आई। नहीं सर, जब क्रीमी लेयर लागू होगी तो वो आर्थिक आधार, अब आर्थिक आएगा, इसमें आर्थिक भी आएगा। और आरक्षण का जो मलाई है, जो क्रीम है, वो कुछ जातियां खा रही है। ये 75 की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप जो बात कह रहे हैं आर्थिक तो आएगा, आप उससे बच नहीं सकते। बैकलॉग क्यों नहीं भरा जा रहा? आप आइए, मैं साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन आप मुझसे अकेले एक आदमी से आप उम्मीद करें कि मैं सब दुनिया की मैं ही लड़ाई लड़ूं, तो मैं कोई पार्लियामेंट का कोई मेंबर नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, कोई वोट मुझे नहीं दिया किसी ने। क्या मेरी ड्यूटी बनती है? क्या मेरी जो ड्यूटी बनती है, मैं वंचितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और 40 साल से लड़ रहा हूँ। झाड़ू पकड़ने के लिए कहाँ किसने कहा है? हमें अवसर कहाँ मिल रहे हैं? हमें अवसर मिलने कहाँ देते हैं? हमें तो चपड़ासी नहीं भरने होते देते आपके लोग। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, ऐसी कौन सी परेशानी थी सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो मैं आपको बताऊं कि देश आज़ाद होने के बाद से ये महसूस किया जाने लगा, राष्ट्रीय स्तर पे महसूस किया जाने लगा कि जो आरक्षण दिया गया है, ये आरक्षण ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो बहुत ज़रूरत निचले तबके के लोग हैं, वहाँ तक नहीं जाया। ये देश आज़ाद होने के बाद से ये बात चर्चा में आने लगी थी। तो 1975 में शुरुआत हुई पंजाब से अलग आरक्षण देने की, और उससे 1975 से पहले एक यश कमेटी बनी पंजाब में, उसने 73 जाति सफाई कर्मचारी को 5% आरक्षण दे दिया। तो देखिए वहाँ से जेनेसिस शुरू हुआ देश आज़ाद होने से बाद से कि लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। ये सिलसिला आगे बढ़ता है, ये 90 में आ जाता है, हरियाणा में आ जाता है। हरियाणा एक जस्टिस गुरनाम सिंह कमेटी बनाता है, उसके आंकड़े आते हैं, आंकड़े दे के कोर्ट, हाई कोर्ट पागल हो जाता है। ये कैसे आंकड़े कि एक जाति को इतना रिप्रेजेंटेशन और बाकी 36-40 जातियाँ हैं, 40 जातियों में एक दो जाति को इतना रिप्रेजेंटेशन और बाकी जातियाँ किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो वो कैटेगराइजेशन कर देता है वहाँ हरियाणा में। अब देखिए उससे क्या होता है, अब कन्फ्यूज़न यहाँ दूर होगा कि कैटेगराइजेशन से क्या होता है। जो ताकतवर जातियाँ हैं 2, 4, 5 ऊपर की टॉप की, जैसे नॉर्थ इंडिया में तो एक जाति है, मायावती वाली जाति, जगजीवन राम वाली जाति, चमार कह सकते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं, हिंदी भाषी प्रदेश जो हैं, उसमें एक जाति ये टॉप में आई, और जो बाकी जाति है सब नीचे, उनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब आपने 1990 के आसपास अलग कैटेगराइजेशन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उनको नौकरियाँ मिलनी शुरू हुई। क्लास 4 में आ गया, कोई चपड़ासी बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो अच्छी पोजीशन पे आ गया, एक आध दो जज बन गए, एक आध दो ले देकर भाग दौड़ करके एक आध IAS भी बन गए। अब ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो बोले ये लोगों को पसंद नहीं आया, ये संपन्न जातियों को, ताकतवर जातियाँ जो हैं उन्हें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने चैलेंज कर दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कैटेगराइजेशन के हक में दे दिया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि जो सिस्टम वहाँ बन गया है वो ठीक है, अब वापस जाओ, भगा दिया इन्हें वहाँ से। अब यही वाला सिस्टम हरियाणा पंजाब वाला सिस्टम आंध्र प्रदेश जाता है, वो अपने यहाँ कैटेगराइजेशन करते हैं, ABCD 4 कैटेगरी, वो अपने यहाँ कैटेगराइजेशन करते हैं। उधर वहाँ भी वही स्थिति आती है, एक कोई EV नहीं आए, वो वहाँ हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा ये जो कैटेगराइजेशन है इसमें कोई कानूनी कोई पेचीदगी नहीं है, इसलिए जायज़ है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, 2004-5 के आसपास की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं तो इसके लिए संवैधानिक बेंच बनती है, 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच बनती है, इसको एग्जामिन करती है। और उसने 2005 में ये कह दिया कि ये जो कैटेगराइजेशन करके आपने दलितों में बंटवारा किया है, ये गैर कानूनी, असंवैधानिक है। अब हमारी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है
तब तक जो पंजाब में चल रहा था, हरियाणा में चल रहा था, हालांकि जो न्याय किया हरियाणा और पंजाब वालों ने, उसमें हमारे को न्याय नहीं मिला, क्योंकि एक जाति को 50% आरक्षण दे दिया, ये कह के इनकी संख्या बहुत है। और बाकी जो 46-47 जातियाँ, 40 जाति से 1-2 जाति निकाल दो, और 36-37 जातियाँ जो रहती हैं उनको 50%। अब आप यहीं देखिए कितनी विसंगति आ गई, एक जाति को 50% और बाकी 36-37 जातियों को 50%। तब भी हमने कहा नहीं, जो छोटा थोड़ा मिल रहा है मिलने दो, चलने दो, उससे मिल रहा है, न्याय तो मिलना शुरू हो गया ना। और अब जब ईवी चिनिया ने समाप्त किया, तब तक ये लोग संपन्न जातियों के बराबर आने लगे थे, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में। ए में तो वो बहुत ज़्यादा IAS वगैरह बन गए थे उनके, तो IAS ए में तो नहीं कम्पीट कर पा रहे थे, लेकिन हाँ क्लास 3 में बराबर आ रहे हैं, क्लास 4 में बराबर आ रहे हैं, क्लास 2 में बराबर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए, वो जो थोड़ा बहुत उनको आरक्षण मिल रहा था क्लास 4 का, क्लास 3 का, वो ईवी चिनिया से आपने ख़त्म करा दिया। तो हमारी लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। हमने कहा ठीक है, आपने आरक्षण ख़त्म करा दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें भी नहीं आरक्षण लेने देंगे। भाई आरक्षण के हकदार तो हम हैं, अछूत तो हम हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो आरक्षण का जो बनाया गया, आरक्षण की नीति जो बनाई गई है, उसका आधार तो अनटचेबिलिटी रखा था। अब उठा के देख ले पूना पैक्ट से पहले चले जाए। आप ज्ञानी लोग हैं, आप समझदार हैं। तो हमने कहा भाई हमें कहीं को नहीं मिलेगा आरक्षण, आपने ख़त्म कैसे कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए हम 2011 में। इस बीच में और बहुत चीज़ें होती रही ना, हम पूरे देश के अंदर इसके प्रचार में लग गए कि ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस बीच में हम लोग, अच्छा वो लोग पंजाब के लोग, जब पंजाब का ख़त्म हो गया, आंध्रा का ख़त्म हो गया, तो वही सुप्रीम कोर्ट आ गए, अपील में आ गए। इधर हम अपील में, हमें रिट में चला गया। देखिए मुझे कोई कैटेगराइजेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन क्योंकि मैं वंचितों की लड़ाई लड़ता हूँ, तो मेरा फ़र्ज था, और मेरे को इस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा था। मैं 2010 में सुप्रीम कोर्ट चला गया। मेरी सुनवाई 2011 में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 अड़चनें पैदा की कि नहीं, ये हमारी ताकत नहीं है, ये पार्लियामेंट की ताकत है, आरक्षण में वर्गीकरण करो या आरक्षण से जो संपन्न हो गए उनको बाहर निकालो, ये हमारी ताकत से बाहर है, हमारे बस की नहीं। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति या गवर्नमेंट के पास जाइए। तो हमने अपनी पिटीशन वापस ले ली। 2011 की सुनवाई हमारी शायद 15 के आसपास हुई, हमने उसे वापस ले ली। तो हमने वो एक्सरसाइज की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राष्ट्रपति के पास जाइए। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को अपनी पिटीशन ही दी कि साहब हमारी ऐसी स्थिति, आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिल रहा, इसका कैटेगराइजेशन किया जाए। और जो संविधान कहता है कि जिसका पेट भर जाए आरक्षण से, उसको निकालने की भी सुविधा है, अंदर डालने की भी। अब जब कोई आदमी रह गया है, सूची में नहीं है, तो उसको संविधान उसकी सूची में डालने की भी सुविधा है, और जिस आदमी को ज़रूरत नहीं उसको निकालने की भी सुविधा है। हमारे पास ऐसी साउथ इंडिया की बहुत जातियाँ हैं जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आपने हमें सूची में काहे को डाला। कर्नाटक में, उधर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की कई ऐसी जातियां हैं जिन्होंने ये विरोध किया 1931-36 में, जब ये शेड्यूल बना। कहला आपने हमें शेड्यूल कास्ट में काहे को डाल दिया, हम नहीं आना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट में। बहुत ऐसी जातियां हैं जिन्होंने कहा नहीं, हमको काहे को डाल दिया आपने, उन्होंने एतराज़ किया। तो देखिए उसमें निकलने की भी व्यवस्था भी है और शामिल भी होने की व्यवस्था है। तो हम ये पिटीशन 2011 में लेके सुप्रीम कोर्ट, 2011 में हमारी सुनवाई हुई, बताया मैंने 2011 में। उसके बाद जब हमने देखा कि सुप्रीम गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति के यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, बस उन्होंने कह दिया कि हाँ आपको आपकी चिट्ठी मिल गई, हम उसे देख रहे हैं। तो हम 2019 में दोबारा चले गए सुप्रीम कोर्ट। इतना समय इस सब एक्सरसाइज में लगा है। हम 2019 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले ना, उससे चल तो गए तो पहले, लेकिन सुनवाई 2019 में हुई। 19 में जब हमारी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये केस तो बड़ी बेंच को जाना चाहिए। 5 जजेस की बेंच है, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। ईवी चिनिया जिसने समाप्त किया था तो हम उसके खिलाफ गए, तो कहते 5 जजेस की बेंच को तो बड़ी बेंच ही देखेगी, क्योंकि उसने सही किया गलत किया, ये तो बड़ी बेंच के पास पावर। तो उन्होंने 7 जजेस की बेंच बना दी। अब सुनवाई नहीं हो रही है, पड़ी है वो आके। अब 2024 में उसकी सुनवाई हुई, फरवरी और मार्च में। और उनको वो जो बात हम इतने दिन से कह रहे हैं, उधर देखिए पंजाब वाले अलग बैठे हैं,
23 पार्टियां अलग बैठी हैं, वो सिर्फ बहाल कराने के लिए आए। जैसे आंध्र प्रदेश वाले, उन्होंने कहा जो हमारा कैटेगराइजेशन है उसे बहाल करो। पंजाब वालों ने कहा जो हमारा कैटेगराइजेशन है उसे बहाल करो। हरियाणा वालों ने जो अपना कैटेगराइजेशन किया उनका, अब उन्होंने कहा हमारा बहाल करो। इनकी ये डिमांड है, मेरी डिमांड दूसरी है। मेरी डिमांड ये भी है कि बहाल करो। फिर दूसरी मेरी ये डिमांड है कि आरक्षण का आपका पुनः निरीक्षण करें, रिव्यू करें, समीक्षा करें। इसमें कौन आदमी बढ़ गया आगे, कौन पीछे रह गया, इसकी समीक्षा करें। और जो संपन्न हो गया है उसको बाहर निकाल दो। 341(2) संविधान की जो आर्टिकल है उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि सरकार के पास पावर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पार्लियामेंट के पास, कि वो शामिल भी कर सकती हैं, वो निकाल भी सकती हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो प्रोविज़न बनाया बड़े सोच समझ के बनाया कि आप कैसे शामिल करेंगे, कैसे निकालेंगे। जब जिसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं रही, संपन्न हो गया, मंत्री बन गया, बिजनेस हैं, कारखाने चल रहे हैं, IAS 10 IAS ऑफिसर बनने हैं, कमिश्नर हैं, ये हैं, तो वो संपन्न हो गया। अब तुझे आरक्षण की क्या ज़रूरत है। मेरा एक मित्र था, अभी नहीं रहा, वो मर गया, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो वो मेरा मित्र था, मैं अचानक उससे, बिजनेसमैन था, दुकानें कनॉट प्लेस में, यहाँ वहाँ, बड़ा अच्छा बिजनेस। मैं उसके घर बैठा था एक दिन, चमार जाति का था। तो मैंने उससे कहा यार तुम करीब करीब 100 करोड़ के आदमी तो हो गए होगे। तो कहने लगा हाँ 100 करोड़ का हो गया। तो मैंने कहा हैं, जय भगवान जाटव, आपने नाम ले दिया, उनकी डेथ हो गई, वो मेरे मित्र थे। तो मैंने कहा यार फिर ये आरक्षण काहे को नहीं छोड़ते। तो काहे को छोड़ दूँ मैं आरक्षण। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं छुड़वाऊँगा तुमसे आरक्षण। हम दोस्त थे, हमने भी कह दिया, ऐसे ही हंसते। मैंने कहा फिर हम छुड़वाएंगे तुमसे आरक्षण, तुम्हें आरक्षण तो छोड़ना पड़ेगा। अब तुम्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं, 100 करोड़ का आदमी, उसे आरक्षण की ज़रूरत है, उसको तो मदद के लिए आना चाहिए। तो सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें एग्जैक्टली क्या बातें कही हैं। देखिए एक तो जो सब लोग अपना सब कैटेगराइजेशन के लिए आए तो वो बहाल कर दिया। एक बात तो वो मान ली पंजाब हरियाणा वालों की, सबके आंध्रा वालों की, वो बात मान ली। उधर मेरी बात उन्होंने ये मान ली कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा में जो संपन्न हो गया है उसको आरक्षण से बाहर किया जाए, ये बहुत क्लियरली कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारी बहुत क्लियरली कह दिया, लेकिन उसके ऊपर बड़े राइडर लगाए, आंख बंद करके नहीं। उन्होंने ये कह दिया बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट कमेटी बनाएंगी, वो देखेंगी कौन क्या क्राइटेरिया फिक्स किया जाए कि किसको क्रीमी लेयर में रखा जाए। 100 करोड़ वाले को रखा जाए, 50 करोड़ वाले को रखा जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या 10 करोड़ वाले को रखा जाए, या 2, 4, 5 लाख वाले को रखा जाए, या मेरे जैसे आदमी को रखा जाए जो करोड़ वाला है ही नहीं, सिर्फ एक मकान है ये मेरा जीवन का, सारे जीवन में मैंने एक मकान बनाया, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, 2, 4, 5 लाख पड़े होंगे बच्चों की शादी वादी के लिए, मेरा कुछ नहीं। तो अब वो तय करेगी, कमेटी बैठ के तय करेगी, अभी कुछ नहीं, कुछ फैसला नहीं हुआ, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। आपके प्रदेश के अंदर 36 जातियाँ हैं, 36 जाति में कौन कौन ऐसा है जिसको क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर का फार्मूला क्या रखा जाए। हाँ, लेकिन सर सवाल जो है वो यही हो रहा है, और इसी पर एक समाज में जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है कि बगैर आंकड़े के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्रीमी लेयर की बातें कह दी। हमारे पास बहुत आंकड़े हैं, ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और इन लोगों को कोई अकल नहीं है, किसी को समझ नहीं है, सिर्फ मिसगाइड करने के लिए। बहुत आंकड़े हैं हमारे पास, बहुत, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आप कह दिया पहले आंकड़े इकट्ठे करो। आपकी बात तो कह रहा है ना, वो ये नहीं कह रहा कि जो हमने आंकड़े दिए, जो पुराने 2019 के आंकड़े, या 1965 के अंदर जो लोकल कमेटी के पास आंकड़े थे, जो लोकल कमेटी ने कह दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोकल कमेटी बनी 1965 में, उसने कह दिया जो संपन्न जाते हैं उन्हें बाहर निकालो। उन्होंने तो बड़ी क्लियरली एक शब्द इस्तेमाल किया, कहता ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्लास पैदा कर दी आरक्षण ने, जो ना आरक्षण को छोड़ना चाहती है ना दूसरों को देना चाहती है, दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहती। ये कमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी की 1965 की, और वो 1965 से वही जाति आज आकर कितनी ताकतवर हो गई उसका अंदाज़ा आपको है। एक वक्त में कांग्रेस सरकार में 12-12, 13-13 मंत्री एक ही जाति के, और आज अगर आप सफाई कर्मचारी या और किसी जाति कंजर पंजर छोटी जाति हो तो भूल ही जाइए आप को उनका कोई IAS ऑफिसर भी मिलेगा। वाल्मीकि जाति का एक मंत्री नहीं बना आज तक केंद्र में देश आजाद होने के बाद, और 13-13 मंत्री एक ही जाति के। तो लोकुर कमेटी ने कहा कि ये जो संपन्न जाते हैं इन्हें बाहर निकालो 65 में। अब आप 65 के बाद आज हम 2024 में अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग कितने ताकतवर अब हो गए, क्योंकि आरक्षण तो उन्हीं को मिल रहा है।
अब इस बीच में एक और बात सुनाता हूँ मैं। बार बार राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इस फैसले में क्या पॉलिटिकल आरक्षण पे भी है क्या? वो अभी बात नहीं आई है, वो भी आ रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया मुद्दा। तो आपकी बातों से आप तो बार बार हंट फिर के वही कि राजनीति में मंत्री तो क्रीमी लेयर तो राजनीति में, लेकिन उसके लिए तो नहीं आया ना। नहीं, उसके लिए भी पिटीशन आ गई। पिटीशन आप नहीं, एक सेकंड सुनो भाई, सुनिए जरा। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ गई। और ये प्रिंसिपल, अगर आप इसी तरह पूछोगे, ये प्रिंसिपल उन पर भी लागू हो जाएगा। क्रीमी लेयर आ गई, क्रीमी लेयर उन पर भी लागू हो जाएगी। अब हम ये भी काम करेंगे अगर ये ज़्यादा 3-5 करेंगे। मेरी पिटीशन भी आ गई है, इस पर भी आ गई पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे। कोई आया है, कोई जैन करके मध्य प्रदेश से या कहाँ से, उसने फाइल की, हमने नहीं फाइल की। तो मैं भी वहाँ चला गया, क्योंकि मेरी जो पीएचडी रिसर्च है मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, वो इसी पर आरक्षण। सर आपने कहा कि हमारे पास आंकड़े हैं जिस आधार पे हम कोर्ट में गए थे, तो वो आंकड़े मतलब कैसे ऑथेंटिक हैं या आपके अपने हैं? सरकार के हैं, मेरे नहीं है। ना सरकार के हैं, सरकार ने कैसे कराए हैं, वो क्या है? वो हैं सब आंकड़े, सरकार के आंकड़े हैं। इस बात सवाल से पूछो ना कि सरकार ने कैसे कराए। आप सरकार के आंकड़े ऑथेंटिक नहीं लगते आपको? नहीं, जो आपने कहा आंकड़े हैं वो सरकार के आंकड़े हैं। कहाँ? वो सरकारी के आंकड़े मेरे नहीं है। मैंने कहा ना आपको, गुरनाम सिंह कमेटी बनाई हरियाणा के अंदर, वो सरकार ने बनाई। और जज है रिटायर्ड जस्टिस गुरनाम सिंह, वो रिटायर्ड जस्टिस है, जस्टिस गुरनाम सिंह, उसको हरियाणा ने अपॉइंट किया। उनको तो वैध घोषित कर देना। 2005 का फैसला जो आपने बताया वो तो देखिए कहाँ वैध घोषित कर। अब उसी को माना है ना 24 में, वही फैसला पलट दिया ना, उसको पलट दिया ना 2005 वाले को, उसी को तो 2024 में माना है। फिर वही तो रिपोर्ट है भाई। आंकड़े मुझे नहीं पसंद आ रहे, किसी मेरे से बड़े जज के बाद चले गए, वो कहेंगे ये तो गलत किया उसने। इसमें जो अभी बात हुई कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तो अभी बात नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही है, ये मुद्दा भी नहीं है, हो रही है। ये मुद्दा भी नहीं है। जो सोसाइटी में जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हैं, कर्मचारी बन गए हैं, तो उनके बारे में एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर कोई आईएएस भी बन रहा है, आईपीएस भी बन रहा है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, लेकिन समाज के प्रति जो समाज में उसकी स्थिति है, उसके साथ भेदभाव, उसे जो है उसी नज़रिए से देखा जाता है। तो भेदभाव, जातिवाद उसके साथ कम नहीं हो रहा है, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर गई हो। तो देखिए, ये तो पूरे समाज का माइंडसेट है। ये माइंडसेट तो ख़त्म नहीं हो सकता। आप इसे 2000 साल तक करते रहो, तो उसका मतलब आप यही बहाना लेके कि उनके साथ व्यवहार समाज का नहीं बदल रहा, आप 2000 साल तक रखोगे और आप हमें 2000 साल तक तो वंचित रखोगे। आपकी ये आर्ग्यूमेंट है क्या? आप हमें वंचित रखोगे? देखिए, ये व्यवहार तो कभी कभार मेरे साथ तो मेरे ही आदमियों ने किया है, मेरी ही जाति ने किया है। ब्राह्मण ठाकुर ने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं करी और कभी मेरे साथ छुआछूत नहीं करी, मेरी जाति ने की है। मैं क्या करूँगा उनका? आप ब्राह्मण से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ व्यवहार बदल दे? मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया, उसका क्या करेंगे? और आप सफाई कर्मचारी को कौन अपने घर में बिठा लेगा? कंजर जाति का तो कोई पूछता भी नहीं, उसे तो घर के बगल से भी नहीं निकलने देते। मूसाहार जाति है जो वो खेतों से चूहे निकाल कर खाती है, उन जातियों को कौन बिठाता है अपने पास? तो देखिए, ये जो मानसिकता, वही मानसिकता हमारी दलित समाज में भी आ गई। अब क्या करेंगे? बाबू जगजीवन राम अपने सबसे पैर छुआते थे, बैठ जाते थे, उनकी प्रैक्टिस थी। वो ऐसे ओपन होकर खुल कर बैठते थे, मंत्री बन गए थे जब। पर सर आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पे नहीं, ये सामाजिक जो शोषण हुआ लोग, सामाजिक आधार पे आरक्षण है। तो फिर इसमें आर्थिक, ये इकोनॉमी वाली बात। मैंने आर्थिक वाली बात नहीं कही, मैंने आर्थिक नहीं की। ये तो छूत के आधार पे, तो छुआछूत के आधार पर आर्थिक कहाँ से आ गया इसमें? करें जो मैंने कही नहीं, आप वो मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? अभी आर्थिक की तो बात ही नहीं आई। नहीं सर, जब क्रीमी लेयर लागू होगी तो वो आर्थिक आधार, अब आर्थिक आएगा, इसमें आर्थिक भी आएगा। अरे जब आप ये पूछेंगे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो आर्थिक आ गया ना। आपका क्या पद है? आईएएस है, आर्थिक आ गया ना। आपने कैसे कह दिया कि आर्थिक नहीं पूछा जाएगा? फिर स्टेटस कैसे निकालेंगे? क्रीमी लेयर आपकी जगह। वही तो मेरा सवाल। देखिए, एक सेकंड सुनिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 1975 में एक बात कही थी, 1975 में, आज की बात नहीं मैं कहता हूँ। उसने कहा था आरक्षण सफाई कर्मचारी भर्ती करने के लिए नहीं किया गया, आरक्षण अधिकारी बनाने के लिए किया गया है। और आरक्षण का जो मलाई है, जो क्रीम है, वो कुछ जातियाँ खा रही है। ये 75 की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप पढ़ लें, आप कानून के आदमी हैं, अगर नहीं है तो आप अपने भाई परिवार के किसी दोस्त को पढ़ा लें। कृष्ण अय्यर की जजमेंट, NM थॉमस स्टेट ऑफ केरला 1975 सुप्रीम कोर्ट, उनकी जजमेंट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है, 7 जजेस की जजमेंट है।
7 जज हैं उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं कि रिजर्वेशन का तो क्रीमी लेयर वहीं आया पहली बारी, और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये बात कही कि आरक्षण का लाभ गरीब तक नीचे तक नहीं जा रहा। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि क्रीमी लेयर एक पैदा हो गया है। तो आप जो बात कह रहे हैं आर्थिक तो आएगा, आप उससे बच नहीं सकते। आर्थिक तो आएगा, जब IAS है तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की पेंशन बैठ के लेगा, तो कोई जो भी कमीशन बैठेगा जांच पड़ताल करने के लिए उससे नहीं पूछेगा। तो फिर सर इसका पैमाना क्या होगा क्रीमी लेयर का? क्रीमी लेयर का पैमाना कितनी शिक्षा है, कितनी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, क्या तनख्वाह ले। जो बैकवर्ड क्लास का पढ़ा है आपने, बैकवर्ड क्लास का भी ऐसे ही एसेस किया है उन्होंने। बैकवर्ड क्लास का तो बहुत हल्का सा रखा है। उन्होंने ये कहा है, सुनिए, बैकवर्ड क्लास का तो ये कहा है कि 8 लाख, शायद अभी तक तो शायद 8 ही लाख है, कि 8 लाख जिसके एनुअल इनकम है उसको वो क्रीमी लेयर मानते हैं। लेकिन EWS में 8 लाख वाला गरीब है, वो अलग इशू है, उसको चैलेंज करिए। सवाल जोड़ा जा रहा है ना उसके देखिए वो अलग इशू है, उसको चैलेंज करो ना, कौन रोकता है? वो कैसे आ गया, उसको चैलेंज करना चाहिए भाई। तो EWS कहाँ से आ गया? जब आप EWS के अंदर आपने अलग आंकड़े वो रखा है, क्राइटेरिया रखा है, आपने उसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा, कितने का रखा मुझे नहीं पता, आप बताएं। 7 लाख का, तो ये अलग मुद्दा है, इस मुद्दे को कहा जा सकता है। जो बैकलॉग पड़ा है, तमाम वैकेंसियां जो खाली पड़ी हैं रिजर्व पदों की, एक बार उनको भी सरकार को और कोर्ट को जो उस पर संज्ञान लेकर उनको भरना चाहिए, ताकि कि जो समाज के लोग रह गए हैं अभी वो भी जो है उसमें जो आएंगे तो एक जो है प्रतिनिधित्व बढ़ेगा उसमें। नहीं भरना चाहिए, भरना चाहिए। मुझे एक ने सवाल किया कल, छत्तीसगढ़ का कोई आदमी था, वो मुझसे कहने लगा आपने उसके लिए क्या किया? तो मैंने क्या किया, ये सारे काम मैं ही करूँगा क्या? आप क्यों नहीं आते? नौकरियाँ तो आपको चाहिए, तो आप काहे को सुप्रीम कोर्ट नहीं आते? मुझसे क्यों कहते हैं कि सब चीज़ों की प्रॉब्लम? मैं कोई इलेक्टेड मेंबर हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ क्या? मैं कोई नेता हूँ क्या? मुझे किसी ने वोट दिया है क्या? मैं एक आदमी आम कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने दम पर लड़ाइयाँ लड़ता हूँ, तो मेरे से क्यों कह रहे हैं? आप भी आओ ना सुप्रीम कोर्ट में, मैं तुम्हें मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा। आप आए सुप्रीम कोर्ट में कि ये कोटे क्यों नहीं भरी जा रही, बैकलॉग क्यों नहीं भरा जा रहा, आप आइए, मैं साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन आप मुझसे अकेले एक आदमी से आप उम्मीद करें कि मैं सब दुनिया की मैं ही लड़ाई लड़ूँ, तो मैं कोई पार्लियामेंट का कोई मेंबर नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, कोई वोट मुझे नहीं दिया किसी ने। क्या मेरी ड्यूटी बनती है क्या? मेरी जो ड्यूटी बनती है, मैं वंचितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और 40 साल से लड़ रहा हूँ, और आज उसका रिजल्ट आ गया। सर, दलित समाज के तमाम नेता, चाहे वो चंद्रशेखर, बहन जी, और इधर बिहार में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सब लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो है SC ST का रिजर्वेशन ख़त्म करने की एक साजिश है। ये गलत बात है, गुमराह कर रहे हैं। कोई रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होता, गुमराह। अब उनको लग रहा है उनकी दुकानदारी ख़त्म हो रही है। मायावती ने तो कितनी प्रॉपर्टी बना ली है, वो तो आज उसने अपनी राजनीति, सारी बहुजन राजनीति ख़त्म कर दी प्रॉपर्टी बनाकर। सर सवाल वही है ना, फिर प्रॉपर्टी तो बना ली, लेकिन जाति तो अभी भी वही जाति को सिस्टम से तो कोई भी नहीं निकाल सकता। उसमें मेरे को काहे को, आप अगर उस सिस्टम को, जाति को नहीं निकाल सकते तो तुम मेरे को जो मिलने वाली सुविधा उसे रोक दोगे। इसी आधार पर रोकना चाहते हैं कि मुझे नहीं मिले, मेरे हाथ में झाड़ू ही रहे। यही आर्ग्यूमेंट है आपकी आर्ग्यूमेंट यही है। देखिए, आप गलत मत करिए, आप यही जस्टिफाई करना चाहते हैं। हाँ, मेरे को मैं झाड़ू ही पकड़े रहा हूँ। झाड़ू पकड़ने के लिए कहाँ किसने कहा है? हमें अफसर कहाँ मिल रहे हैं? हमें अफसर मिलने कहाँ देते हैं? हमें तो चपरासी नहीं भरने होते देते आपके लोग कह रहा हूँ मैं, ताकतवर लोग। वो कहते नहीं, चपरासी नहीं, तुम तो झाड़ू का काम करोगे। मेरे को कहा है, मेरे से मत खुलवाइए। मेरे से ये बात कही है जब मैंने कहा कि इस आदमी को पीएन की नौकरी के लिए रजिस्टर कर लें आप, तो अम्बेडकर भवन ने उनसे कह दिया नहीं, आप तो भंगी बस्ती से आए ना। सर, सवाल यही है आज भी समाज में कि जब बाबा साहब ने कहा कि झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो, तो क्यों नहीं कलम? हम पकड़े हैं ना कलम तुम्हारे सामने। मेरे घर के अंदर कोई झाड़ू नहीं लगाता, तुम मुझे अफसर कहाँ दे रहे हो? नहीं, आपको तो मिला ना अफसर। नहीं मुझे, अरे तो मैं तो अपने पता नहीं कैसे लेकर आया हूँ अफसर। तुमने मुझे कहाँ अफसर दिया है? वो तो मैंने जबरदस्ती छीना है। अब ये तो हर आदमी तो झाड़ू वाला इतना ताकतवर नहीं है कि वो छीन लेगा अफसर। पर जिस समाज को आप कह रहे हैं कि उन्होंने अफसर हमें नहीं दिया, उनके हाथ में थोड़ा ये सर उन्हीं के हाथ में तो है। उनके हाथ में कैसे? उनमें हाथ में उन्होंने हर जगह, एक सेकेंड, उन्होंने हर जगह विरोध किया। अब मैं बताता हूँ आपको, अब तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। जब 1980 में BP मौर्य ने प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में मूव किया, BP मौर्य का नाम जानते हैं? BP मौर्य सेकंड अम्बेडकर कहलाएं।
और उसी कारण कहलाएं कि वो वंचितों की चिंता करते थे। तुम्हारे किसी नेता ने आज तक वंचितों की चिंता नहीं की। एक आदमी, अम्बेडकर के बाद अगर कोई एक आदमी पैदा हुआ तो बीपी मौर्य हुआ। उसने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और प्राइवेट मेंबर बिल में उसने सिंपल एक बात कही कि जो दलित की परिभाषा है उसको इसमें बदल दिया जाए। सामाजिक और एजुकेशनल और सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस शेड्यूल कास्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट की परिभाषा डाली है। उसने कहा इसमें इकोनॉमिक्स भी डाल दो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी इसमें डाल दो। तो आप देखिए सारे दलित एमपीओ ने उसकी मट्टी खराब करी और उस बिल को फेंक दिया उठा के वहाँ से पार्लियामेंट से, और सारे जीवन उसकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी उस आदमी की। आप कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। ये कौन लोग थे? और जगजीवन राम उस वक्त बड़े नेता थे दलितों को पूरे देश के, डॉक्टर अम्बेडकर के बाद उससे बड़ा कोई नेता नहीं हो। उस वक्त जगजीवन राम का फर्ज बनता था कि उनको सबको रोकते कि ये परिभाषा बदली जानी चाहिए, क्योंकि हमें अपने वंचित भाइयों को भी ऊपर लाना है। ये परिभाषा बदली जानी चाहिए, रोक दी। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया, क्या आपको लगता है सरकारें इसको लागू करेंगी? लागू कैसे नहीं करेंगी? लागू नहीं करेंगी तो कंटेंट बनता है सरकारों का। हम काहे को जिंदा, हमारे लोग बैठे हैं, कोर्ट जाएंगे दोबारा। सरकारों, उनको तो बाप को भी मानना पड़ेगा सरकारों को। ये सभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 7 जजेस का फैसला है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकारें चाहें तो वर्गीकरण कर सकती है, अगर लगा रहे। अगर नहीं है वर्गीकरण पहले हुआ है, पंजाब हरियाणा में नहीं हुआ, आज भी है। पंजाब में आज भी है, हरियाणा में भी अभी खत्म कराया 2005 में। तो वर्गीकरण तो अलाउ है कोर्ट में, अब अलाउ कर दिया 7 जजेस ने। इसको गैर कानूनी कौन कह रहा है? अलाउ तो कर दिया, अब सरकारों के विवेक पर है ना। विवेक ना, विवेक नहीं, न्याय तो चलिए मान लीजिए, मैं आपकी बात मानता हूँ उनकी विवेक पर है। तो फिर आप कौन सा ऐसा तरीका लाएंगे जो निचला अंतिम पंक्ति का व्यक्ति उसको न्याय मिले? तो आपको वो तरीका लाना पड़ेगा। फिर आपको स्टेट को ये कहना पड़ेगा कि साहब हम लोग बजाय कैटेगराइजेशन के लिए कुछ और तरीका ढूंढते हैं कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को न्याय कैसे दिया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप दादागिरी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है, आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे आपको। आंकड़े कह दिया उन्होंने स्टेट को, आंकड़े इकट्ठे करके ढूंढना पड़ेगा कि क्रीमी लेयर में ताकतवर कौन है, कमजोर कौन है, और उस तरह से आपको बनानी पड़ेगी कैटेगरी। सर ये बातें कही जा रही है कि इसके लिए जाति जनगणना करानी पड़ेगी, और उसके पक्ष में जो है सरकारें, खासतौर से बीजेपी की सरकारें दिखाई। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, करानी पड़ेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 7 जजेस का ऑर्डर आ गया। और वो तो पहले कई पार्टियां, तो कांग्रेस तो इसको मुद्दा बना के बैठी कि हमें जाति जनगणना करानी है। और ऐसी जनगणना नहीं, सिर्फ सरों की गिनती नहीं, हेड जो गिनती करते हैं वो नहीं, यहाँ कितने घर में रहते हैं आदमी, ये नहीं, वैसी जनगणना होगी, सर्वे होगा। जैसे गुरनाम सिंह कमेटी ने क्या, किस जाति को कितनी नौकरियाँ हैं, किसके पास कितनी गाड़ी किसके पास हैं, कितनी प्रॉपर्टी किसके पास हैं, कौन कितनी एजुकेशन लेके बैठा है, कौन कितनी कितनी फॉरेन जाके फॉरेन टूर करें, अमेरिका में कौन गया, इंग्लैंड में, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। जब आप सोचो इकोनॉमिक आप सर्वे करते हैं तो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब उसमें कितने लोग आएंगे? अब खामे को डर रहे हैं लोग, उसमें आएंगे 1-2% तो 1-2% को निकलने दो ना यार, काहे को ठेका ले लिया है। मेरे से पूछा हरियाणा में किसी ने, क्या आप आरक्षण छोड़ दोगे? मैंने कहा मैं तैयार हूँ, लाओ मैं लिख के देता हूँ आपको। सब यूनिवर्सिटी में बोला है, सब लोगों स्टूडेंट्स के बीच में मैं बोल रहा था वहाँ। जब मेरे जैसा आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, एक मकान, ये मकान रह गया, बच्चों को जाऊँगा मैं छोड़ के, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है।